तो चलिए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशंस। जितना चर्चा करनी थी वो कर ली, अब काम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोगों को अब सीरीज़ और पैरेलल को पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें ध्यान से। हम सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो पहला पार्ट है वो है इसकी फ़ोटो, कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाई कैसा देता है। तो मैं 2 रेजिस्टेंस का केस दिखाता हूँ। जैसा 2 रेजिस्टेंस का केस है वैसे ही आप 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टेंस बनाना चाहें बना सकते हैं। हमने यहाँ एक बैटरी बना ली, एक स्विच की जो कहें वो लगा लिया और उसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने का मतलब कनेक्शन ऑन कर दिया। पहले रेजिस्टेंस को R1 बोला, दूसरे रेजिस्टेंस को R2 बोला। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। ये वोल्टेज बैटरी का V है, ठीक है। तो ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल है। आपको हायर लोअर पोटेंशियल दिखाई दे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार यहाँ लोअर है तो इधर 0 रहा होगा, यहाँ V रहा होगा, यहाँ पर V रहा होगा, यहाँ 0 रहा होगा। तो ओवरऑल हायर से लोअर दिखाई दे रहा है तो कुछ करंट आया होगा I। अच्छा ध्यान से देखो कि ब्रांच एक ही है तो करंट तो सेम ही फ्लो करना चाहिए। जवाब है हाँ, क्योंकि बटने का तो करंट के डिवाइड होने का कोई इलाका यहाँ मौजूद नहीं है। इस वजह से जो पहली हमारी कंडीशन निकल कर आती है, करंट इज सेम। मैं सेम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इक्वल शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है। मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए वो सेम है, यानी करंट सेम है। इक्वल तो वैल्यू बराबर होना है। सेम का मतलब जो करंट इस R1 में आ रहा है वही करंट इस R2 में जाएगा। पाइप की तरह सोचिए, कुछ पानी आया और क्योंकि पाइप एक ही है तो वही पानी आगे जाएगा। कुछ करंट आया तो पहला रेजिस्टेंस है और ब्रांच एक ही है, करंट को फ्लो करने के लिए दूसरा पाथ नहीं मिल रहा, दूसरा वायर नहीं मिल रहा है, तो जो करंट एक रजिस्टर में है वही दूसरे में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है तो आपने कहा कि सर जहाँ से करंट आता है वो प्लस, जहाँ से जाता है वो माइनस, जहाँ से आता है वो प्लस, जहाँ से जाता है वो माइनस। तो आपको एक बात दिखाई दे रही है कि इन रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये एंड कनेक्टेड नहीं है जबकि ये और ये एंड कनेक्टेड हैं। रेजिस्टेंसेस आपस में एक एंड से कनेक्टेड होंगे। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम कह सकते हो कि रेजिस्टेंस का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। पॉजिटिव किससे जुड़ा है भैया? नेगेटिव से। कैसे दिख रहा है आपको? देखो, एक का नेगेटिव एक के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अच्छी बात है। इसके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहिए। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का मतलब आपको समझाते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप R इक्विवेलेंट लगाइए। क्या लगाइए साहब? R इक्विवेलेंट लगाइए। तो देखिए बेटा, इक्विवेलेंट का क्या मतलब? इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं जानबूझकर आपसे ये कहूँ कि यहाँ पर ये जो 2 आपने बॉर्डर बड़ा, ये 2 जो रेजिस्टेंस लगाए, इन 2 रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाइए R इक्विवेलेंट। और किस में लगाइए? उसी बैटरी में जो बैटरी आपने ली थी, यानी V वोल्ट की। ये 0 और ये V, ये 0 और ये V, ये हायर और ये लोअर। तो हायर से लोअर की तरफ आपको एक करंट दिखाई देगा I। जितना करंट यहाँ फ्लो कर रहा था उतना ही करंट यहाँ भी फ्लो करना चाहिए। अगर ऐसा है कि दोनों में करंट सेम है तो इस बैटरी को ये पता नहीं पड़ा कि यार ये 2 ऊपर के रेजिस्टेंसेस मिलकर लगे हुए हैं यहाँ पर, या फिर ये अकेला लगा हुआ है। क्योंकि जो दोनों रेजिस्टेंसेस मिलकर बैटरी के साथ काम कर रहे हैं वो ये अकेला काम कर रहा है। सर क्या काम कर रहा है? ये दोनों रेजिस्टेंस मिलके इस V वोल्ट की बैटरी से ये I एम्पेयर का करंट ले रहे हैं। ये अकेला रेजिस्टेंस इसी V वोल्ट की बैटरी से I करंट ले रहा है। तो यानी कि 2 हटाकर 1 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा लिया। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी कभी आप वोल्टेज लिखते हो तो ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज का मतलब है V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। अब देखो, यहाँ पर वोल्टेज आपको V दिखाई दे रहा है। अब ये वोल्टेज अगर V दिख रहा है तो आप तुरंत इस बात को समझेंगे कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं तो ये रजिस्टर आया, रजिस्टर में वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, फिर ये रजिस्टर आया, फिर ये ड्रॉप आएगा। पहले वोल्टेज कितना था? V, अब कितना हो गया? 0। यानी कि 2 बार घटा और V का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब पहले कुछ आया था, बाद में कुछ आया था, मिलाकर V हो गया। पहले का डिफरेंस V1, दूसरे का डिफरेंस V2। हम इस तरह कहते हैं कि फर्स्ट वाले रजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और दूसरे वाले में V2 है, और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल वोल्टेज V आ जाएगा। इस टोटल वोल्टेज V को हमेशा इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट से लिखें।
ओम्स लॉ लगाइए, V का फॉर्मूला IR। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब इस इक्विवेलेंट वाले सर्किट की बातें करो। यहाँ पर देखो, V1 की जगह क्या लिख लोगे? V1 की जगह लिखोगे IR1, V2 की जगह क्या लिखोगे? IR2। मैंने ओम्स लॉ में आप लोगों को कई बार बोला है ये बात कि जो रेजिस्टेंस हम चूज़ करते हैं उसी रेजिस्टेंस का करंट लिखते हैं और उसी रेजिस्टेंस का वोल्टेज लिखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बारीक बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो कॉमन सेंस से हम I को कॉमन ले सकते हैं, R इक्विवेलेंट अलग कर सकते हैं, I कॉमन ले सकते हैं तो R1 प्लस R2 ला सकते हैं। I ने I को मार डाला तो हमारे हिसाब से R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? R1 प्लस R2। अच्छा, अब इसको हम जानबूझ के जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब और सिंपलर फॉर्म में सबके लिए लिख लेते हैं। सबके लिए लिखने का क्या अर्थ है? ये है कि अगर एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 कुछ लगे होते तो हम लिख रहे होते R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा RI। सर ये सिग्मा RI क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन, R1 R2 R3 R4 जोड़ दीजिए, जो टोटल आएगा उसको समेशन कहते हैं। तो जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपके लिए यही चीज़ को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। अच्छी बात। तो मेरे हिसाब से आप सबको इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझ में आया होगा। अच्छा, एक स्पेशल केस बनाते हैं यहाँ पर कि इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। अगर सीरीज में n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो क्या होगा? आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि सबका रेजिस्टेंस R है। तो हमने कहा ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। सर R1 R2 नहीं लिखा आपने, बोला ना आइडेंटिकल। तो अगर एक R है तो सारे R हैं, मतलब R1 भी R है, R2 भी R है। एक R, 2 R, 3, 4, 5 तो कितने हो गए भैया? NR। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा NR। अच्छा, ये बहुत काम का है क्या? नहीं नहीं, बहुत काम का नहीं। बेसिकली ऐसा है कि अगर डायरेक्ट आता हो तो जल्दी हो जाता है सवाल, है ना। तो कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, याद हो जाने चाहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वही बात कि सबसे पहले हमें क्या देखनी है बेटा? हमें देखनी है फोटो। क्या देखनी है? फोटो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मार्जिन की चर्चा कर लेता हूँ। ये है फोटो, ये है। ये फोटो है। इस फोटो में आप ध्यान दें, V वोल्ट की बैटरी है, R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है। तो लॉजिकली आप देख रहे हैं कि इस V वोल्ट की बैटरी से कुछ करंट I आ रहा है, यही करंट आ रहा है, यही करंट आ रहा है। ये जंक्शन मिला आपको। इस जंक्शन से ऊपर करंट जा रहा है I1 और नीचे करंट आ रहा है I2। ये क्या बात हुई? अरे जो करंट आ रहा है I, सोचो वो डिवाइड भी तो हो रहा है, क्योंकि उसको दौड़ने के दो रास्ते मिल रहे हैं। अब दो रास्तों का मतलब क्या हुआ? सर यहाँ से आने वाला पानी ऊपर वाली नाली और नीचे वाली नाली दोनों में जाएगा। यहाँ से आने वाला करंट ऊपर वाले वायर नीचे वाले वायर दोनों में जाएगा। तो मल्टीप्लाई थोड़ी होगा भैया, डिवाइड ही तो होगा। तो इसलिए ऊपर वाले को कह दिया I1, नीचे वाले को कह दिया I2। तो तुरंत ही कोई बच्चा चीख चीख कर कहेगा सर इसका अर्थ ये हुआ कि I इक्वल टू I1 प्लस I2। बात तो तुम्हारी सही है। अब कुछ बच्चे ऐसा पूछेंगे कि सर इक्विवेलेंट शब्द का यहाँ भी मतलब बताइए। इक्विवेलेंट शब्द का यहाँ मतलब है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम हटा दें और रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगाएं जिसे हम R इक्विवेलेंट बोलें। तो सर बैटरी कितनी रखनी पड़ेगी? बैटरी उतनी रखनी पड़ेगी जितनी अभी तक थी। उस बैटरी में चेंज थोड़ी कर लोगे यार। ये अब ये बैटरी को पता ना पड़े कि ऊपर ये जो आया है रेजिस्टेंस, ये वही पुराने दो लगे हैं कि अभी एक लगा है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर इस बैटरी से निकलने वाला करंट पहले के जैसे I के बराबर है, तो बैटरी को क्या पता? बैटरी कह रही थी दो लगे थे, ये है ना, बैटरी कह रही थी ये दो लगे थे तो भी हम करंट I दे रहे थे, ये अकेला लगा है तो भी हम करंट I दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मिलकर और ये अकेला एक जैसे ही तो हैं, फ़र्क क्या है इनमें? इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोल देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। तो I का फॉर्मूला देखिए क्या लिखेंगे? I का फॉर्मूला लिखेंगे V अपॉन R इक्विवेलेंट। अच्छा, I1 की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R1। I2 की जगह क्या लिखेंगे? V अपॉन R2।
तो V V V कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा बेटा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर लें तो जनरलाइज करने में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, इस तरह का हो जाएगा। और 1/R इक्विवेलेंट वुड बी रिटन एज सिग्मा 1/RI। तो अपॉन करके जोड़ना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन सर आपने यहाँ पे तीनों का वोल्टेज कैसे सेम रख दिया, जो भी किया यहाँ तीनों का वोल्टेज सेम रख दिया, कैसे रखा? कैसे रखा के पीछे एक छोटी कहानी है। क्या मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस रख सकता हूँ, यहाँ ज़ीरो यहाँ वी रख सकता हूँ? तो जब तक सूरज चांद रहेगा वी का कुछ नहीं होगा, ज़ीरो का भी कुछ नहीं होगा। तो पहले के अक्रॉस अगर तुम देखो तो वोल्टेज कितने का है, वी का। दूसरे के क्रॉस अगर तुम देखो तो वोल्टेज कितने का है, वी का, क्योंकि हायर वी और लोअर ज़ीरो है। तो डिफरेंस निकालोगे तो यही तो आएगा। देखो हायर कितने का है, वी, और लोअर कितना है, ज़ीरो। तो व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर माइनस लोअर। हायर है वी और लोअर है ज़ीरो, तो डिफरेंस कितने का निकला, वी का। यही वी का डिफरेंस तुम नीचे भी पा रहे हो, और यही बैटरी का वोल्टेज है। यही यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वी, यहाँ ज़ीरो, तो डिफरेंस कितने का आया, वी का, हायर माइनस लोअर। अब डिफरेंस यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, सेम है, इस वजह से यहाँ पे वी 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 सेम लिया। सेम लिया तो कंडीशन को पहचाना। कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स। अच्छा, करंट में भी डिफरेंट, हाँ, लेकिन ध्यान दो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, नेगेटिव वाला पार्ट नेगेटिव से जुड़ा है। तो यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन है। पैरेलल में दोनों एंड्स कनेक्शन है, और सीरीज में एक एंड का कनेक्शन था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पैरेलल में दोनों एंड का कनेक्शन है, सीरीज में एक एंड का कनेक्शन था, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है सीरीज और पैरेलल का। ठीक है, अच्छी बात है, देख के पहचानना आना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स याद कर लीजिए फटाफट से। जितना करंट एक में उतना दूसरे में उतना इक्विवेलेंट में। क्या बोला, जितना करंट एक में उतना दूसरे में उतना इक्विवेलेंट में, ये सीरीज की खास बात है। अगली बात, जितना वोल्टेज एक में उतना वोल्टेज दूसरे में उतना इक्विवेलेंट में। जितना वोल्टेज एक में उतना दूसरे में उतना इक्विवेलेंट में, याद रखना है। न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन। इसी रूल को याद रखते हुए हम लोग अब न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए बेटा न्यूमेरिकल्स की चर्चा को। मैं कह रहा हूँ कि अगर गलती से ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए पेपर में या बुक में देखें, शीट में देखें कहीं कि इस तरह का कुछ है, और बैटरी लगा के उसने दी नहीं, कहा ए और बी, ये 2 ohms और ये 3 ohms, कह रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। तो इसका अर्थ ये होगा कि भले ही उसने बैटरी बनाकर नहीं दी, पर जिन 2 पॉइंट्स के अबाउट उसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, एक्चुअली उसने एज्यूम किया है कि बैटरी उन 2 पॉइंट्स के बीच लगी है। ज़रूरत पड़े तो बैटरी बना लीजिए, ना पड़े तो मत बनाइए, लेकिन उसका मतलब यही है। अच्छा देखो ध्यान से, क्या ये एक ही नाली बनी हुई है, पानी एक साथ ही बहेगा, यानी जितना करंट 2 में आएगा उतना ही करंट क्या 3 में भी जाएगा? हाँ सर। करंट सेम है, करंट सेम है तो सीरीज़ दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया? सर हाँ बिल्कुल सीरीज़ दिखाई दिया। दुनिया वाले जैसे ही किसी चीज़ को सीरीज़ देखते हैं तुरंत चीखने लग जाते हैं कि सीरीज़ है, और सीरीज़ में आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है R1 + R2, यानी 2 + 3 इक्वल टू कितना भैया, 5 ohms। ये हमारे लिए लल्लू प्रॉब्लम 1 है। इसी प्रकार से लल्लू प्रॉब्लम 2 पर आते हैं। लल्लू प्रॉब्लम 2 क्या कहती है हमें? लल्लू प्रॉब्लम 2 कहती है सर 2 पे ही वैलिड है कि ज़्यादा पर भी वैलिड है? तो आप सबको अच्छी तरह पता है कि सीरीज़ और पैरेलल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस इसी तरह जोड़े जा सकते थे। मैंने जनरलाइज्ड फॉर्म इसीलिए लिखा था। ये आया और कह रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। तो कैसे निकालोगे बंधु? तो बुद्धू बच्चों ध्यान से देखो, आर इक्विवेलेंट, अब क्योंकि मुझे बार बार इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये सब एक सीरीज़ में लगे हुए हैं, एक ही ब्रांच है, इसलिए वो सीरीज़ हैं तो डायरेक्ट जुड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 इक्वल टू वॉट, 9 ohms। ये आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, ये तो आसान है, बिल्कुल लल्लू प्रॉब्लम है तो आसान तो होनी। इसके बाद क्या आएगा? लल्लू प्रॉब्लम 3 की बारी आएगी। ये लल्लू प्रॉब्लम 3 क्या कहती है? भैया देखो हमने सीरीज़ की बातें करी हैं, तो पैरेलल को छोड़ देंगे तो बुरा मान जाएगा, इसलिए पैरेलल को भी कर लेना चाहिए। तो पैरेलल कर लो। पैरेलल करते ये ए और ये बी बोला गया, और कहा गया कि ये 4 ohm है, और कहा गया कि ये 12 ohm है। ठीक है, अच्छी बात है।
अब कह रहा है कि इनका आर इक्वलेंट निकालो ए और बी के अबाउट, आर इक्वलेंट अबाउट ए एंड बी। तो हमने कहा ध्यान से देखो कि क्या इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, अगर मैं यहाँ के पोटेंशियल को x बोल दूँ और यहाँ के पोटेंशियल को y बोल दूँ तो ये भी x और y है और ये भी x और y है, क्योंकि पॉइंट्स दोनों के सेम है पोटेंशियल्स के। आप देखें ध्यान से, तो क्या दोनों ये 4 और 12 आपको पैरेलल में नज़र आ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, चीक चीक के नज़र आ रहे हैं। तो जब ये चीक चीक के नज़र आने लग जाए पैरेलल में तो आप इसका आंसर लिखना शुरू करें और कहें 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/12। आप इसे बेटा सॉल्व करेंगे तो नीचे लिखा जाएगा 12, ऊपर आएगा 3 और यहाँ आएगा 1, ओवरऑल आ जाएगा 4/12 दैट इज़ 1/3। पर आपका आंसर 1/3 नहीं है, क्यों? क्योंकि आप आंसर 1/r इक्विवेलेंट का निकाल रहे हैं। तो आप इसको इस तरह लिखें 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3, और जब आप यहाँ से r इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे दैट वुड बी 3 ohms। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप ऐसा ना करें कि इक्विवेलेंट निकालने से पहले 1/r का ही आंसर निकाल के चले आएँ, ये काम नहीं करना है। अच्छा नहीं करना है? हाँ नहीं करना है। लल्लू प्रॉब्लम 4 की बारी आ गई है। क्या लल्लू प्रॉब्लम 4 बहुत डिफिकल्ट है क्या? जवाब है नहीं साहब, लल्लू प्रॉब्लम 4 तो और भी आसान है। चल जैसे वहाँ पे किया था यहाँ भी कर लेते हैं। ये देखें 2 रेजिस्टेंस लगा दिए और देखें 3 रेजिस्टेंस लगा दिए और कहा कि तुम कौन हो ए पॉइंट और कहा कि तुम कौन हो बी पॉइंट। ये नाच कैसे रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 12 ओम है, ये 6 ओम है और मान लो कि 4 ओम है। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैसे नाच रहा है। ये ए ये बी दिखाई दे रहा है आपको, इधर प्लस इधर माइनस मान लेते हैं। तो अगर ये पॉइंट x पोटेंशियल पे है तो ये भी x है और ये भी x है। अगर ये पॉइंट y पोटेंशियल पे है तो ये भी और ये भी, क्योंकि वायर में पोटेंशियल का चेंज नहीं आता है। हायर लोअर हायर लोअर हायर लोअर दिख रहा है। इसका अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूँ तो x और y है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो ये भी x और y, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो ये भी x और y है। तो जब सबके पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको सेम नज़र आ रहे हैं तो ये सब कैसे होने चाहिए? पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनेगा 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। आप ध्यान से बेटा देखें तो नीचे जो LCM है वो 12 ही आ जाएगा। 1 + 2 + 3 दैट इज़ 6/12। तो r इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल कर लो 12/6 एंड आंसर वुड बी 2 ohms। ऐसे लिख लिख कर आपको दिखाना पड़ेगा तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। ये सिंपल सीरीज़ और सिंपल सर्किट के सवाल थे। सिंपल पैरेलल सिंपल सीरीज़। अब सिंपल पैरेलल सिंपल सीरीज़ तो आपके कोर्स में मतलब है तो है ही है, लेकिन मेरी समझ में आने तो नहीं वाला है पेपर में। पेपर में तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आएगा। तो अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आएगा तो हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का सवाल भी लगाना आना चाहिए। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो दुनिया वाले अगर तुमसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बारे में सवाल जवाब करने लग जाएं तो यू मस्ट बी नोइंग कि भैया क्या है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखो पहले सवाल को देखो, ये दिख रहा है ये, और पहले सवाल को यहाँ पैरेलल में देखो, ये दिख रहा है। इन दो को हम लोग क्लब कर रहे हैं, ठीक, सीरीज़ और पैरेलल को क्लब कर रहे हैं तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे लल्लू प्रॉब्लम, ठीक, 5, एक रेजिस्टेंस आया ये और एक रेजिस्टेंस आया ये। एक साथ पूरा का पूरा सर्किट आपको ना सीरीज़ में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है। कह रहा है कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये 6 ohms है, ये 3 ohms है, ये 2 ohms है। तो हमने कहा ठीक है, आराम से निकल आएगा, क्योंकि ये सर्किट एक साथ सीरीज़ में नहीं दिख रहा, लेकिन ये दिख रहा है कि पक्का पक्का ये बदतमीज पैरेलल है। हमने कहा अच्छा पैरेलल कैसे बता दूँ मैं पैरेलल है? तो तुमने कहा सर सुनो बहुत ध्यान से, मैं यहाँ का पोटेंशियल को x मानूँ तो ये भी कितना x वायर की वजह से, यहाँ के पोटेंशियल को y मानूँ तो ये भी कितना बेटा y। अब तुम ज़रा ध्यान से देखो तो तुमको ये बात नज़र आएगी कि सर ये जो y और x का पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ भी y और x का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पॉइंट्स अगर सेम मिल जाएं तो पैरेलल समझा जाता है। तो मैं 1/r' सॉल्व कर रहा हूँ। 1/r' वुड बी 1/6 प्लस 1/3। अब इसका LCM ले लो तो 1/r' का मतलब होगा थोड़ा जल्दी हो गया, नीचे LCM आ जाएगा 6, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2 दैट इज़ 3/6। तो r' की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 2 ohms। अब जो बच्चे
आर डैश को 2 नहीं निकाल पा रहे हैं, वो बोर्ड वाले दिन भी नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए ध्यान से देखो। अब ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्विवेलेंट निकाला हमने इन दोनों का, किन दोनों का, इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये पोर्शन का इक्विवेलेंट निकाला है। अगर इस पोर्शन का तुमने इक्विवेलेंट निकाला है तो ध्यान रखना मेरी बात को बेटा, इस पोर्शन का इक्विवेलेंट निकालने का अर्थ है कि हम इसको हटाकर 2 लिख सकते हैं। हटाने का क्या अर्थ है? हटाने का अर्थ है रिड्यूस्ड सर्किट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिड्यूस्ड सर्किट। अब ये रिड्यूस्ड सर्किट चीज़ क्या है, ध्यान से सुनो। ए पॉइंट था, असली वाला 2 लगा था। अब क्योंकि 6 और 3 को हमने ख़त्म करके कितना बना लिया सर, 2 बना लिया। तो 6 और 3 कहाँ लगे हैं? ये पॉइंट और ये पॉइंट के अबाउट लगे हैं। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आप इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। ये पॉइंट y और ये x वाला है, तो ये y और ये x वाला पॉइंट है, इसी के बीच में आप इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को लगा लीजिए जो आया। ये कहलाया रिड्यूस सर्किट। अब जब रिड्यूस सर्किट आ गया तो आपने देखा कि ये दोनों तो अब सीरीज़ में है। सीरीज़ में तो यही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा, 2 + 2 दैट इज 4 ओम्स। पल्ले पड़ा। रिड्यूस सर्किट क्या है? बनाना है पेपर में, ये मत सोचना मन में करके डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। रिड्यूस सर्किट बनाकर पेपर में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं लल्लू प्रॉब्लम 6 की। लल्लू प्रॉब्लम 6 कहती है, रिपीट ही कर रहे हैं बेटा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए सर्किट को सॉल्व करने में, तो एक जैसी प्रॉब्लम 2-3 लगानी पड़ती हैं। 4 ओम्स, ठीक, लेट्स से 9 ओम्स, लेट्स से 18 ओम्स, ये है 3 ओम और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। जैसे ही आप देखोगे वैसे ही आप चीख पड़ोगे सर पुराने सवाल मैच कर गया, ये बीच का जो हिस्सा है ये तो पैरेलल है। क्योंकि ये बीच का हिस्सा बच्चा मेरे पैरेलल है, इस वजह से आपके मन में इस बात का विचार आएगा कि पहले इसे ही सॉल्व कर लेना चाहिए। और इसे सॉल्व करने के लिए आप 1/r' सॉल्व करेंगे, 1/9 + 1/18। इससे आप एलसीएम निकालें तो 18 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी 3/18, यानी कि 1/6, यानी कि r' की जो वैल्यू है वो तो आगे कितनी बेटा 6, यानी ये जो नीले डब्बे में बंद किया है इसका आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अब किसकी चर्चा होगी? अब होगी रिड्यूस्ड सर्किट की। रिड्यूस सर्किट क्या है? अरे बताया है अभी, यहाँ बार बार नहीं, रिड्यूस सर्किट बताया ना क्या है रिड्यूस सर्किट। ध्यान से देखो रिड्यूस सर्किट क्या चीज़ है। असली वाला ए, अब इस ए के बाद 4 ओम्स, इसके बाद एक ये पॉइंट आ गया, ये जिसको हम गाढ़ा गाढ़ा बना रहे हैं, इनके बीच में 9 और 18 लगे हैं, लेकिन 9 और 18 को हटाकर 1 लगाया जा सकता है 6, तो इनकी जगह पे लगा दिया गया 6। तुमने कहा अच्छी बात है। अब इसके बाद वो 3 तो अपने आप लगा ही हुआ था, उसके बाद आ रहा था बी। सर क्या आपको ये दिखाई दिया कि 3, 6 और 4 पैरेलल हो चुके, सॉरी सीरीज़ हो चुके हैं, सीरीज़ हो गए हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 4 + 6 + 3 यानी कि 13 ओम्स। ये आ गया इसका टोटल आंसर। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। लल्लू है ये तो, आता है हमें। बहुत ध्यान से देखें बेटा। लल्लू प्रॉब्लम 7, इन्हीं सवालों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, एक जैसे ही हैं, बस 2-3 सवालों में कंफर्म कर लें कि आपसे ये सवाल अपने मन से हो गया। खुद से ट्राई करो इसे, है ना। 4 ओम्स, मान लो ये 12 ओम है, मान लो ये 6 ओम है, मान लो ये 9 ओम है, ठीक है, और ये है बेटा 3 ओम। कह रहा है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट ए और बी का क्रॉस निकालना है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चमकेगा कि सर ये फिर से वही बदतमीजी है, ये तो पैरेलल दिया हुआ है, और पहले जो दिख रहा है उसे सॉल्व करो। ध्यान रखना बेटा, इस पूरे कहानी में क्या है कि जो गारंटी से सीरीज या पैरेलल हो, सिर्फ उन्हें सॉल्व करो। जो गारंटी से सीरीज और पैरेलल हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सॉल्व करो। सबको सॉल्व करना ही नहीं है। तो हमें सीरीज गारंटी से नहीं दिख रहा था, वो बट गए थे, रेजिस्टेंस बट गए थे ना, तो ये तो दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, तो इन्हें सॉल्व करो। जब तुम बेटा इन्हें सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड 1/r' इक्वल टू 1/9 + 1/12 + 1/6। साहब नीचे कितना आया? 12, ठीक है ना, सॉरी 12 नहीं, नीचे आया 36, इधर आया 4, इधर आया 3, इधर आया 6। तुमने कहा ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। 6 और 9, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13/36। तो r' की वैल्यू आ गई
36/13 ओम्स। तुमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। जब ये आ गया तो इसके बाद क्या बनाते थे सर हम? इसके बाद बनाते थे अपना सुंदर रिड्यूस्ड सर्किट। ये बना अपना रिड्यूस सर्किट। अब रिड्यूस सर्किट कैसे बना? ए के बाद वो 4 ओम और 4 के बाद इन तीनों को हटा के 1 लगा दिया, दैट इज 36/13 ओम्स। उसके बाद क्या लगाया बेटा? 3 ओम्स। और क्या आ गया बेटा यहाँ पे? बी। अब यहाँ से सब सीरीज दिखाई दे रहा है। तुम कहोगे सीरीज कैसे? अबे देखो यार, ये सब सीरीज ही तो है, डब्बे में बंद कर करके दिखा रहे हैं। तो आंसर कितना है? 4 + 36/13 + 3। इसको बेटा सॉल्व कर लो, मैं करने नहीं जा रहा हूँ, आपका आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो 7 क्वेश्चंस वी हैव डन। चलो आगे देखो। लल्लू प्रॉब्लम 8। अच्छा सर, देखो एक ही वैरायटी है ना? देखो क्या क्या सॉल्व कराते हैं तुमसे और कहाँ कहाँ सवालों में आपकी बारीक नज़र की ज़रूरत है। उस बारीक नज़र की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखो। डेटा मैं डिफ़िकल्ट नहीं लूँगा, डेटा आसान ही लूँगा, परेशान ना हो। लेकिन आप सर्किट में सीरीज़ पैरेलल देखना सीखें। 4 ओम्स, 2 ओम्स, 2 ओम्स, 2 ओम, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये फिर से 4 और ये है 6। कह रहा है इक्विवेलेंट निकालो। तो बच्चा कहेगा देखो यार ये सब पैरेलल हैं। जैसे ही तुमने ये सब कहा बकवास है ये शुद्ध, ध्यान से देखो, बदतमीजी नहीं चलेगी। अब करंट सोचो ए से आया तो इसको चलने के 3 रास्ते मिले, एक ये, एक नीचे, एक ऊपर। तो ये तो तय हुआ कि ये पूरी ब्रांच और बीच वाला हिस्सा आपस में पैरेलल है। हाँ, लेकिन जो करंट यहाँ जा रहा है वो करंट यहाँ भी आ रहा है, वो करंट यहाँ भी आ रहा है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2, इसी प्रकार करंट देखो सेम है। तो ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज़ है। तो ऊपर के 2 सीरीज़, नीचे के 2 सीरीज़। अच्छा यार ये तो गड़बड़ है यार, ये तो सीरीज़ घुसड़ दिया बीच में। इसीलिए कॉशियसली काम करना है ना? कोई बुद्धूपंती नहीं चलेगी। क्या करना है भैया? RC रिड्यूस्ड सर्किट। ए से शुरू करते हैं। 4 ओम्स, बीच वाला 6 पहले ही लगा लेते हैं। ऊपर का ये जो हिस्सा है दिस पार्ट एंड नीचे का ये जो हिस्सा है दिस पार्ट। क्या ये 2 सीरीज़ है? जी हाँ सीरीज़ है। सीरीज़ होने की वजह से क्या ये 6 देगा? हाँ। क्या ये भी 6 देगा? जब आप यहाँ आप 2 तो यही देंगे ना। तो इन 6 को लगाएं कहाँ? जहाँ से हटाए हो वहीं लगाओगे। मतलब कहने का ये है कि आपने इसको यहाँ और यहाँ कनेक्शन देखा और बीच का सब हटा दिया, तो यहीं तो कनेक्शन दोगे 6 को। और आगे आया 4, यहाँ आया P। अब ध्यान से देखो कि ये तीनों पैरेलल हैं। हाँ सर तीनों पैरेलल हैं। तो 1/R' इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 6 ऊपर 3 दैट इज 1/2। तो R' अगेन बिकम्स 2। तो फिर से एक रिड्यूस सर्किट बनाओ RC2, एक 4 ओम्स, एक 2 ओम्स, एक 4 ओम्स, 4 2 4। अब मेरी समझ में हिप्पे पुर्रे हो गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4 + 2 + 4 दैट इज 10। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ सर बिल्कुल पड़ी। आसान है यार, इसमें क्या है? ये तो सस्ता सवाल था। अब इस सस्ते सवाल को और अच्छी तरह देखो, ध्यान से देखो। लल्लू प्रॉब्लम 9। ये 9th नंबर प्रॉब्लम तुमसे क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है वो देखो। 9th नंबर प्रॉब्लम तुमसे कह रहा है कि सर ये ज़रा बताओ, ध्यान से देखना बेटा। ये है A, ये है B। यहाँ से वायर लिया, यहाँ लगाया, यहाँ से वायर लिया, यहाँ लगाया। ये है R, ये है R, ये भी है R। अब बताओ इक्विवेलेंट क्या है? इसको देखकर डायरेक्ट सीरीज मत बोलना, बस तुम ध्यान दो। अगर ये पॉइंट A है तो यहाँ का पोटेंशियल लेट से A, और ये पॉइंट B है तो यहाँ का पोटेंशियल है B। वायर के डिज़ाइन से फ़र्क नहीं पड़ता है, कनेक्शंस ध्यान देने, याद रखना। डिज़ाइन कैसा है सर्किट का, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कनेक्शंस कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। कनेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात? देखो अब ये पोटेंशियल B है, कुछ भी है, 2 4 5 10 15 0 वोल्ट जो भी है, तो B है, नाम दे दिया उसका हमने। और वो B जब तक वायर रहेगा B में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पोटेंशियल A माना था, तो जब तक वायर रहेगा पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ का भी A है। अब पहले रजिस्टर 2 पॉइंट बना लो यहाँ पर, ध्यान से देखो A और B।
ये ए जो पहला रेजिस्टेंस है वो ए और बी के बीच लगा है। अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो एक साइड ए है, एक साइड बी है, तो उसे ए और बी के बीच जोड़ दो। यही चीज़ इस दूसरे रेजिस्टेंस में देखो, एक साइड बी एक साइड ए। तीसरे में भी देखो, एक साइड ए एक साइड बी। तो तीनों के तीनों लगे तो ए और बी में ही है। तो अगर वो पॉइंट सेम मिल जाएं तो उन सेम पॉइंट पे जोड़ने पर वो पैरेलल में नजर आने लग जाएंगे। अब पैरेलल में नजर आएंगे तो तुम चीखोगे कि सर ये तीनों पैरेलल हैं। जो आपको सीरीज दिखाई दे रहे थे एक्चुअली पैरेलल हैं। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई एन यानी आर बाई 3, पैरेलल हैं सारे। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर इस तरह के कनेक्टिंग वायर्स लगे हों, रेजिस्टेंसेस ना लगे हों, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन वाले सर्किट जो बने होते हैं उनमें आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि डायरेक्ट सॉल्व कर दो। आप इस तरह के डिज़ाइन वाले सर्किट को सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करोगे बाय चेकिंग द कनेक्शंस। कनेक्शंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चेक करना है, चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी। कन्वर्ट करना है इसे, यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करो, फिर सवाल लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा। अच्छा, अगर ये आ गया बेटे तो एक और देख लेते हैं, है ना, तभी बात बनेगी यार। एलपी शायद 11 है। ये देखा आपने, ये सिंपल एक वायर है। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, यानी बैटरी का एक एंड ए पे लगा है, एक बी पे लगा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस आर, यहाँ रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। जहाँ पर भी ये ऐसे वायर चिपका के दिए गए हैं, यहाँ वायर का कनेक्शन मानना है। कंसीडर कनेक्शन, क्या कहा जाएगा? कंसीडर कनेक्शन। वायर ज्वाइंट है, आपस में ज्वाइंट है, इसीलिए इस जगह को हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या नाम देते हैं बेटा? जंक्शन। जहाँ पर भी दो वायर्स या दो से ज़्यादा भी आपस में आके चिपक जाएंगी, जुड़ जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, हम उस जगह को सर्किट में नाम देते हैं जंक्शन। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मुझे ये 100% पता है बच्चे कि अगर मैं यहाँ पे बी पोटेंशियल लिख रहा हूँ तो जब तक वायर रहेगा इस बी पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। वायर तो इक्वी पोटेंशियल है ना, कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं पहले ही। तो ये पूरी आउटर बाउंड्री बी पोटेंशियल की है। ये पोटेंशियल ए है, यहाँ से नीचे आया रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ का पोटेंशियल बदला, रेजिस्टेंस आया पोटेंशियल बदला, रेजिस्टेंस आया पोटेंशियल बदला। बीच का नहीं पता तो बीच का कितना मान लेते हैं? एक्स। तो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स ए बी एंड एक्स। तो पहले वाले रेजिस्टेंस से पूछो तुम कहाँ लगे हो, तो देखो उसके दो एंड्स में एक तरफ x है, एक तरफ b है। इससे पूछो कहाँ लगे हो तो कहेगा देखो एक साइड x है, एक साइड b है। पॉइंट सेम मिले तो लगाना कैसे चाहिए? पैरेलल। इससे पूछो कहाँ लगे हो, एक साइड x है, एक साइड b है, तो पैरेलल लगा दो, यानी r r r पैरेलल। इससे पूछो कहाँ लगे हो, एक साइड a है और एक साइड x है, यानी कि यहाँ लगा x, ये r। ये सर्किट है बेटा। अब इस सर्किट को तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे हिसाब से तो ये जो हिस्सा था ये तो पैरेलल दिख रहा था। जी हाँ सर, पैरेलल था। तो पैरेलल था तो आर डैश की वैल्यू क्या r/3 नहीं आ रही है? सर आपको कैसे पता r/3 आ रही है? अभी आपने सॉल्व ही नहीं किया इसको। अरे यार, क्या सिखाया था? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो तो r/n होता है। r देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हें दिख रहा है r r r, सब बराबर है कि नहीं है? बराबर है। बराबर है तो आइडेंटिकल है कि नहीं है? हाँ सर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या r/n नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। रेजिस्टेंस कितना है? r, n कितना है? 3। तो r/n फॉर्मूला आया कि नहीं आया? आया। अब दोबारा मत पूछना। अगर ऐसा है तो इसे इसके साथ कैसे जोड़ देंगे? सीरीज में। तो जो R इक्विवेलेंट है वो क्या आएगा? r + r/3, यानी हमारा आंसर आएगा 4r/3। बात चमकी है? बिल्कुल। ध्यान से देखें, LP12 फील आना चाहिए इस चीज़ का कि हम कैसे रेजिस्टेंसेस को जोड़ रहे हैं, कैसे कनेक्शंस चेक कर रहे हैं। अगर हमें इस बात का फील नहीं आएगा तो ये मानकर चलना कि बात बनेगी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ाई का। फील आना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। भैया यस और नो? समझ में आना चाहिए ही चाहिए। क्या आप सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कमेंट करते रहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले और कौन से चैप्टर बाद में चाहिए, किस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है।
कांटेक्ट करते रहिए हमें, हम अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी करते रहेंगे, आपके अकॉर्डिंग हम काफ़ी सारा काम करेंगे। LP12 को एक बार आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए, ये क्या किया, ये क्या किया, ध्यान से देखो, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है, एक ये वायर है। इन दोनों की खास बात देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं ये कूद के गया है, और यहाँ पे कहते हैं कि ये जंक्शन है। जंक्शन होने का मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ कनेक्शन है और यहाँ कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन, है ना। अब क्योंकि वायर एक के ऊपर एक दिखाए गए हैं, है ना, ये देखो यहाँ पे वायर एक के ऊपर एक दिखाए गए हैं, तो आपको इस बात का भ्रम ना हो जाए कि कहीं यहाँ जंक्शन है कि नहीं, इसलिए से कूद के दिखा देते हैं कि भैया देखो आ रहा था, ऊपर से गया है तो टच नहीं कर रहा है, नो टचिंग, नो टचिंग, टचिंग नो। यहाँ पे हाँ हाँ पूरी तरह से टचिंग, भैया टच ही टच चल रहा है। क्या बातें हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही। इधर देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ 2, 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 ठीक है, अच्छी बात। ध्यान से देखो, ये दो शुद्ध रूप से सीरीज़ हैं, ये दो शुद्ध रूप से सीरीज़ हैं। आप अगर ध्यान दें तो ये भी जो हैं ये शुद्ध रूप से सीरीज़ ही नज़र आएंगे, और अगर हम इनको डुप्लीकेट कर लें, ये रहा, ये दोनों भी शुद्ध रूप से सीरीज़ ही हैं। मेरी समझ में तो आपको ये बात आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि बीच में कनेक्शन नहीं है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स सॉल्व इट। ये दो सीरीज़ होकर के 4 देंगे, ये दो सीरीज़ होकर के 4 देंगे, ये दो भी सीरीज़ होकर के 4 देंगे, और ये दो भी सीरीज़ होकर 4 देंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। देखें ऊपर का सीरीज़ भी ए और बी के बीच लगा है 4, ये ए पॉइंट है तो भैया नीचे वाला भी ए ही पॉइंट है, ये बी पॉइंट है तो नीचे वाला भी बी ही पॉइंट है। कैसे कैसे कैसे, ए बी बता दिया आपने। अबे पोटेंशियल सोचो प्रभु महाराज, पोटेंशियल सोचो, मैं लिख कर बताता हूँ तुमको तब आनंद आएगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए, और यहाँ का पोटेंशियल बी है, जो भी है 10 12 15 वोल्ट, हम उसको बी बोल दे रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है, बी। तो देखो ध्यान से कि ये ए और बी के बीच लगे हैं, ये दोनों भी ए और बी के बीच लगे हैं, ये भी ए और बी और ये भी ए और बी। तो मेरी समझ में तो 4 4 और 4 ये सब बदतमीज ए और बी के बीच लगे थे। सब पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R/N आएगा कि नहीं आएगा, तो 4/4 1 ओम आंसर आएगा कि नहीं आएगा, जी हाँ सर आएगा। अब ये सवाल होने के बाद यही सवाल रिपीट करते हैं। ये सवाल रिपीट करने का मतलब है कि इसी में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये इतना बड़ा सर्किट बना रहे हैं। हाँ यार पिछली बार अच्छा नहीं बना था ना, इस बार थोड़ा ठीक बना लेंगे, मतलब बड़ा कर लेंगे सर्किट को। ये अरे सर आपने इस बार खुदाया नहीं खुदाया भाई, जंक्शन बना दिया यहाँ पे। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि ये क्या बना दिया है, जंक्शन। क्या बना दिया, जंक्शन। देखो ध्यान से, ये भी दो, 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 ये भी दो। अच्छा इक्विवेलेंट निकालना है। कैसा पुराना वाला सवाल नहीं है ये, नहीं भाई, यहाँ पुराने सवाल में ध्यान से देखो, यहाँ जंक्शन नहीं था, यहाँ इस बार जंक्शन है। क्योंकि यहाँ जंक्शन है इसलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी सीरीज़ है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। ध्यान से देखो, ये आदमी और ये आदमी गारंटी से सीरीज़ है, पर ये दोनों सीरीज़ इसलिए नहीं है, उसका कारण है कि बीच में अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर जंक्शन आ गया है। जो करंट ऊपर वाले 2 से आ रहा होगा वो यहाँ 2 जगह बढ़ सकता है। सीरीज़ तो तभी संभव है जब करंट डिवाइड ना हो। तो यहाँ पर मान लो कुछ ए पोटेंशियल,
तो वायर की वजह से यहाँ भी ए, यहाँ मान लो बी पोटेंशियल, तो वायर की वजह से यहाँ भी बी। बीच का पोटेंशियल पता नहीं इसलिए यहाँ कितना माना एक्स। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और बीच वाले का एक्स। ये जो सीरीज गारंटी से दिख रहे हैं ये तो गारंटी से 4 भी दे रहे हैं, जो गारंटी से सीरीज दिख रहे हैं वो 4 दे रहे हैं, तो वो 4 वाले तो ए और बी के बीच लगे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 तो गारंटी से ए और बी के बीच लगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पूछो कहाँ लगे हो, तो ये ए और एक्स बताएगा। देखो ए और एक्स है कि नहीं, एक तरफ ए एक तरफ एक्स। इससे पूछो कहाँ लगे हो, तो एक तरफ ए एक तरफ एक्स। इससे पूछो कहाँ लगे हो, एक तरफ एक्स एक तरफ बी, तो ये यहाँ लगा। इससे पूछो कहाँ लगे हो, एक तरफ एक्स एक तरफ बी, तो ये ऐसे लगा है। ठीक है, क्या आपको पहले ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल नज़र नहीं आ रहे? हाँ सर आ रहे हैं, ये दो ये दो ये दो ये दो। तो भैया जब पैरेलल सॉल्व करोगे इन दोनों का तो लिखोगे 1/r' इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। हाँ सर कहेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/1, तो r' की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। यहाँ देखो 1/r', तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 1/1, तो r' की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। इसका रिड्यूस सर्किट बनाते हैं। रिड्यूस सर्किट का मतलब ए बनाया बी बनाया। तुमने कहा ए और बी के बीच में ऊपर से लग रहा है 4 और ए और बी के बीच में नीचे से लग रहा है 4। ये दोनों मिलके बना चुके हैं 1 और ये दोनों मिलके बना चुके हैं 1। कंटिन्यू कर लो इसी 1 को, तो ये दोनों क्या बन गए बेटा, मेरी समझ में दोनों बन गए 2। तो ध्यान से देखो, ऊपर का 4 ये 2 और ये 4 पैरेलल हो गए, तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4, नीचे वाला 1/4 प्लस 1/2। ध्यान से देखो तो नीचे 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 1 + 1 + 2 हो जाएगा, 4/4 होगा, आंसर आएगा 1। तो r इक्विवेलेंट भी कितना आएगा बेटा 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तालियां तालियां तालियां। क्या सवाल डिफिकल्ट था? नो नो नो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, आसान सवाल था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब ये सीरीज कॉम्बिनेशन से आ रहा है, कब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ रहा है, हुआ क्या है सर्किट में, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बहुत बढ़िया। और भी है आपके पास, पिटारा बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि वीडियो की लिमिटेशन है हम लोग बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको लगभग सब आ जाए, है ना, याद रखें। देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट और है, थोड़ा सा बताता हूँ। ये है ए, ये है बी, यहाँ है 3, यहाँ है 4 और ऊपर कनेक्टिंग वायर है। कह रहा है आर इक्विवेलेंट बताओ, और तुम्हारा अगर पहला आंसर आर इक्विवेलेंट का 7 आ रहा है तो ये मान कर चलो कि शुद्ध रूप से गलत है। समझने का प्रयास करो सवाल को। इस कॉन्सेप्ट को जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। क्या नाम है बेटा इनका? शॉर्ट सर्किटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ध्यान से, क्या ऊपर एक वायर है? जी हाँ। क्या एक कनेक्टिंग वायर है? जी हाँ। क्या उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा है? नहीं। तो कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 0। अच्छा, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हो गए? हाँ या ना? हाँ सर पैरेलल तो दिख रहे हैं। दिख रहे हैं तो देखो ध्यान से, 1/r' इक्वल टू 1/4 प्लस 1/0। हाँ सर ठीक है। नीचे कितना आया? 0। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और ऊपर कुछ भी समथिंग आया, तो r' की वैल्यू क्या हो गई? 0/समथिंग, तो मिला के क्या हो गया? 0। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन तुमको नज़र आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल 0 रेजिस्टेंस दे रहा है, क्योंकि आपके पास एक 0 रेजिस्टेंस पैरेलल में लग गया। तो जब भी कभी किसी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में वायर आ जाता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, शुद्ध वायर है, तो किसी भी रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल में वायर आ गया तो फिर उस ओवरऑल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। पर ये तो जिंदाबाद है। हाँ जिंदाबाद है। तो ओवरऑल आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? 3। तो वायर को सीरीज में लगाने से प्रॉब्लम नहीं है, वायर को पैरेलल में लगाने से प्रॉब्लम है। समझे मेरी बात? इसका एक और लॉजिक भी अगर तुम ध्यान से सुनो। करंट आया, करंट को भागने के 2 रास्ते, एक ऊपर से भाग सकता है और एक 4 से भाग सकता है। अगर आप बहुत अच्छी तरह याद करो तो आपको याद होगा कि आपने V = IR पढ़ा है, जिसके कारण से आपने I = V/R पढ़ा है। रेजिस्टेंस जितना घटेगा करंट उतना बढ़ेगा। तो अगर किसी जगह रेजिस्टेंस हो जाएगा 0 तो करंट हो जाएगा इन्फिनाइट, यानी जितना भी करंट यहाँ से आ रहा है वो ऐसे रास्ते पे जाना पसंद करेगा जहाँ से रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। इस वजह से इसमें करंट जाएगा ही नहीं, और जिससे करंट नहीं जाएगा उसको काउंट नहीं
करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ये सीखा कि जिस रेजिस्टेंस में, क्या बोला, जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं है वो ज़ीरो माना जाएगा। मेरी बात पल्ले पड़ी? क्या बोला? जिस रेजिस्टेंस में, जिस भी रेजिस्टेंस में करंट नहीं है आप उसे काउंट ना करें। अच्छा, ये शॉर्ट सर्किटिंग है, यही शॉर्ट सर्किटिंग है। हमने तो सुना था वो ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाता है, सब बकवास सुना था। नहीं है वो सब, ब्लास्ट ब्लास्ट होना उसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल इस तरह पूछा जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसे लगा दूँ और कहूँ 4 ओम, 3 ओम और 2 ओम और कह दूँ ए और बी, तो तुम इतना जानते हो कि सर ये है कनेक्टिंग वायर। तो जो कनेक्टिंग वायर है वो अपने पैरेलल वाले को खा जाएगा, ज़ीरो कर देगा। यानी इतना हिस्सा मेरे काम का नहीं है, इसकी जगह क्या कंसीडर करेंगे? ज़ीरो। तो मेरे लिए जो ओवरऑल सर्किट है वो कितना बन जाएगा? 4 और 2। तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा बेटा? 6। मैंने पहले ही कहा जो कनेक्टिंग वायर है वो सीरीज़ में कुछ नहीं करता लेकिन पैरेलल में सब कुछ ज़ीरो कर देता। तो जो लोग कनेक्टिंग वायर के साथ पैरेलल में लगे होंगे वायर उस पूरे को ज़ीरो बना देगा, ठीक। कनेक्टिंग वायर पैरेलल में किसी को भी ज़ीरो बना देता है, याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट का एक सवाल आपके बुक में गिवन है, ऑल्दो कोई बहुत चमत्कारिक सवाल नहीं है लेकिन फिर भी है तो है ही। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा 4 ओम्स, ठीक है ना। और ये रहा मान लो फिर से अगेन 4 ओम्स, ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2 और ये रहा 6, ये रहा 8 ओम्स और ये रहा 3 ओम्स। और उसने कहा कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए एंड बी। अब ध्यान से देखो सर्किट में क्या कह दिया, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है। तो यानी कि ये ध्यान देना है, ए और बी का मतलब मैंने पहले ही कहा जिस पॉइंट पे उसने कहा उस पॉइंट पे क्या लगी होगी? बैटरी। तो करंट आ रहा होगा ए से, इस पूरे तमाशे में बट रहा होगा और वापस जा रहा होगा बी में। लेकिन ध्यान से देखो ये आगे आया नीचे गया, इस 8 में जो करंट जाएगा उसे आगे जाने का रास्ता मालूम नहीं है क्योंकि ये सी पॉइंट नीचे कनेक्टेड नहीं है, आगे कनेक्टेड नहीं है, पीछे कनेक्टेड नहीं है। ये सी पॉइंट कहीं कनेक्टेड नहीं है, नहीं कनेक्टेड है। तो जहां पर कनेक्शन दोनों तरफ से नहीं होता है उसे ओपन सर्किट नाम देते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसे ओपन सर्किट। और आप 9th क्लास से जानते हैं कि सर्किट जहां ओपन हुआ उसमें करंट नहीं आएगा। उसी प्रकार से इस 3 को देखो, जो करंट आगे आ रहा है उस करंट को यहां जाने का रास्ता नहीं है। तो ये भी आप लोगों ने एक साइड कनेक्ट कर दिया था लेकिन दूसरी साइड से आपने कनेक्शन को तोड़ दिया, यानी ये भी क्या बन गया बेटा? ओपन सर्किट बन गया। ओपन सर्किट बनते ही आपके ख्यालों में आएगा कि नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुम में करंट चला जाए क्योंकि तुम कनेक्शन में नहीं हो तो तुम में करंट नहीं जाएगा। अच्छा सर, अच्छा समझ में आया। अब ध्यान सुनना बंधु, क्योंकि करंट नहीं गया 8 में और 3 में। और पीछे क्या सीखा हमने? पीछे यहाँ पे हाइलाइटर से लिखा था इसलिए वो उड़ गया है। सीखा क्या था? सीखा ये था कि जिस रेजिस्टेंस में करंट अगर 0 होगा तो वो रेजिस्टेंस भी तुम कितना काउंट करोगे बंधु? 0। क्या कहा? अगर करंट इन द रेजिस्टर 0 है तो वो रेजिस्टेंस सर्किट में लगा है या नहीं लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यानी ये रेजिस्टेंस काम का नहीं और रेजिस्टेंस काम का नहीं है। अब भाई साहब अगर रेजिस्टेंस काम के नहीं है तो अगेन ड्रॉ द डायग्राम। 4 2 2 2 6 4, ये ए ये बी, 2 2 2 6 4 4, ठीक। ये वाला 8 खत्म कर दिया, ये 3 खत्म कर दिया। किस लॉजिक से किया समझ में आया ना? इसलिए किया क्योंकि आगे कनेक्शन नहीं है। भाई साहब गलती से ओपन सर्किट का हिस्सा है, मतलब ये है कि दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, दूसरा एंड कनेक्टेड नहीं है, सर्किट ओपन हो गया, सर्किट ओपन हो गया, करंट बंद हो गया। तो जिस जगह से करंट बंद हुआ वो वाले रेजिस्टेंस को हमने भूल गए, हमने कहा सर्किट का तुम हो ही नहीं। तो जहां जहां करंट फ्लो होना अलाउड है वहां वहां बात बन रही है। तो आप देखें कि ये 2 और ये 2 और ये 2, इन सब में एक ही करंट बहेगा, तो ये सीरीज है। तो आप सबसे पहले इन सीरीज को सॉल्व कर लीजिए। ये 4 ये 4 ये 6,
इस पॉइंट और इस पॉइंट से हमने इस पूरे को हटाया है, तो जो कनेक्शन 2 to 2 का सीरीज में 6 आने वाला है वो भी इन्हीं पॉइंट्स पर आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि ये 6 और 6 पैरेलल हैं, तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो आपके हिसाब से, इसको यहाँ बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, 4 नीचे वाला 4 और यहाँ पे ये 3 ओम आ गया। 6 और 6 का बनेगा कितना बेटा? 3। कैसे बनेगा सर? R इक्वलेंट इक्वल टू R/N, यानी कि R कितना है 6 और N कितना है 2। समझे मेरी बात? हाँ सर समझे। 1 और 2 रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, और पैरेलल में पैरेलल का फॉर्मूला R/N। अब क्या ये तीनों सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? हाँ, तो असली वाला जो R इक्वलेंट आएगा वो आएगा 11 ओम्स। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ। इसी प्रकार से बेटा इस सवाल में अगर मैं तुमसे कहता कि ध्यान दो कि A और C के अबाउट पूछा गया है, तो बैटरी कहाँ लगती? A और C में, तो ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता। बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी तो दोबारा देख लो, काम की चीज़ें बता रहा हूँ, है ना। कहता A और C के अबाउट निकालो, तो तुम बैटरी भाई साहब कहाँ लगाते? A और C में लगाते। तो A से करंट आता, यहाँ से जाता C में, यहाँ से जाता C में, लेकिन जो करंट यहाँ जाता उसको भागने का रास्ता नहीं है, कट्टम। जो करंट यहाँ जाता भागने का रास्ता नहीं है, कट्टम। तो समझे सर्किट क्या है? हाँ सर समझे सर्किट क्या है। बढ़िया। अब ये सीरीज पैरेलल हो गया। कॉन्सेप्ट किसका आया बेटा? कॉन्सेप्ट आया ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का, और इसी में इंटरनल रेजिस्टेंस भी आएगा। मैं कुछ बैटरी का चित्र सोच रहा हूँ, मैं इसे हायर पोटेंशियल यानी हप्पू सिंह नाम दे देता हूँ, और इसे लप्पू सिंह नाम दे देता हूँ। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम ये जानते थे कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को बैटरी यहाँ से घसीटती है और यहाँ पटक देती है। हाँ सर, ये करने में यहाँ एनर्जी 0 होती थी, यहाँ एनर्जी ईवी होती थी। हाँ, अब ये जो एनर्जी 0 और ईवी आ रही है वो आ कहाँ से रही? बैटरी से। तो बैटरी इवेंचुअली कर क्या रहा है? बैटरी इवेंचुअली एनर्जी दे रहा है, किसको? चार्ज कैरियर्स को। सुन के तो अच्छा लगता है कि चार्ज कैरियर्स को एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कि चार्ज कैरियर को जो एनर्जी मिल रही है वो बैटरी कैसे दे रही है? बैटरी केमिकल रिएक्शन करके दे रही है। अब इलेक्ट्रॉनों का बैटरी के अंदर का जो फ्लो है उसे चेक करो। मैं इस पॉजिटिव चार्ज को जब यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो इस पूरे दौरान ये रैंडम मोशन भी कर रहा होगा और ड्रिफ्ट भी कर रहा होगा। ठीक है, ये कोलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो यहाँ कोई आयन होगा, यहाँ कोई एटम होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन होगा और कोलिजन हो रहा होगा। इस कोलिजन में एनर्जी का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो मान लो इस लप्पू सिंह से हप्पू सिंह तक जाने के लिए बैटरी ने प्रोवाइड की कुछ एनर्जी। बैटरी प्रोवाइडेड लेट्स से 15 जूल एनर्जी पर कूलम चार्ज, है ना। लेकिन क्या अंदर इन टक्करों में लॉस हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, लॉस ऑफ एनर्जी इनसाइड बैटरी हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है। और क्यों हो रही है वो भी तुम जानते हो, ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन्स की वजह से हो रही है। अब ये जो लॉस हो रहा है बैटरी के अंदर, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो लगभग 3 जूल का है। सबने कहा ठीक है, तुमने कहा इसलिए मान लिया कि कितना है बेटा? 3 जूल्स का है। तो जो आउटर सर्किट को मिली एनर्जी है, आउटर सर्किट रिसीव्ड, तो वो 15 - 3 12 जूल होगी। ठीक, ये जो 15 जूल इस पूरी स्टोरी में एनर्जी है ना, ये है तुम्हारा ईएमएफ। अच्छा, ये जो आउटर सर्किट को मिला ये है तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा, और ये जो 3 जूल का लॉस हो रहा है ना, ये लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस है। लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अबे ध्यान से देखो, जिस प्रकार से टक्कर वक्कर होने में, कोलिजन होने में रेजिस्टेंस के अंदर लॉस आता था, वैसा तो बैटरी के अंदर भी कोलिजन हो रहा है और यहाँ भी लॉस आ रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस। अच्छा बेटा, यानी बैटरी का भी रेजिस्टेंस है। हाँ, लेकिन
ये समझने के लिए ठीक है, ध्यान सुनना, ये समझने के लिए अच्छा है, ये सत्य वचन नहीं है, ये उतना सत्य नहीं है। इसमें प्रॉब्लम है क्या कि ये अंडरस्टैंडिंग तक ठीक है कि टोटल जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो टोटल एनर्जी क्या है, ईएमएफ, जो बाहर सर्किट में बच रही है। ध्यान सुनना, जो टोटल प्रोवाइड की जा रही है वो ईएमएफ जो आउटर सर्किट को मिली वो टर्मिनल वोल्टेज, और जो लॉस हुआ वो इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हुआ। इतना याद रखना है। बात समझ में आती है? हाँ सर आती है। परिभाषाएं जान लेते हैं, क्योंकि परिभाषाओं का प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब पेपर में आ जाती हैं और पेपर में आने के बाद बैंड बजा देती हैं, हमें याद भी नहीं रहती और नंबर काट देती हैं। हाँ ये तो होता है सर, नहीं होगा। ध्यान से देखो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ को ध्यान से सुनो क्या है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू the complete circuit including battery, पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को घुमाने में कितना वर्क करना पड़ा, यानी कितनी एनर्जी खर्च हुई। वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन का मतलब है एनर्जी स्पेंट। तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, ये था ना, बैटरी ने कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी, तो वही वर्क डन हो गया। लेकिन वो जो एनर्जी खर्च हो रही है वो सिर्फ बाहर के सर्किट में नहीं खर्च हो रही, बैटरी के अंदर भी तो लॉस हो रहा है, उसमें भी तो खर्च हो रही है। इसलिए ईएमएफ डिफाइन करते वक्त कह दिया गया कि कितना वर्क डन किया गया कंप्लीट सर्किट में घुमाने में, बैटरी के अंदर का लॉस भी कंसीडर कर लो, ये ईएमएफ है। ठीक, इसमें इंक्लूडिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और शब्द इंपॉर्टेंट है कंप्लीट सर्किट। ठीक, अच्छा, यानी कि ये जो ईएमएफ है जिसका तुम बचपन में नाम लिया करते थे, याद कर लो, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो भाई साहब जिसे तुम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हो ना, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सबसे पहली कहानी तो ये है कि ये फोर्स नहीं है। नाम में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं है। ईएमएफ जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ये तो वर्क डन है, और वर्क डन भी नहीं है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। हाँ, तो यानी ईएमएफ जिसको हम करली इसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन चार्ज। सर वर्क डन अपॉन चार्ज तो हम पढ़कर आए कि तो पोटेंशियल जैसा कुछ होता है। हाँ, तो जूल अपॉन कूलम, और इसी को हम नाम क्या देंगे बेटा, वोल्ट। अरे वाह, यानी कि ये वोल्टेज जैसा है, बिल्कुल ये वोल्टेज जैसा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या आएगा? अब आएगा टर्मिनल वोल्टेज। अरे सर यहाँ तो पूरा लिख ही दिया टर्मिनल वोल्टेज। हाँ लिख दिया, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं टीवी। इसका सिंबल क्या रहने वाला है, कैपिटल वी, जिसे अभी तक आप पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते आए थे। ठीक है, आप इस पूरे हिस्से को कॉपी कर लीजिए, डुप्लीकेट छोटा कर लेते हैं, यहाँ चिपका देते हैं आपके लिए, एंड लेट्स हैव आवर डेफिनेशन। इसमें फिर से ये जो शब्द लिखा है इंक्लूडिंग, आई हैव टू रिमूव दिस, ये हटा दिया। पूरी परिभाषा वही है, एक नया शब्द लगा दिया है एक्सक्लूडिंग। ये हो गया। क्या कह रहा है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंपॉर्टेंट थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग बैटरी। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज मैंने स्टोरी में बताया कि कितनी एनर्जी बाहर सर्किट में आपको मिल रही है वो टर्मिनल वोल्टेज है। कितनी एनर्जी बाहर सर्किट में मिल रही है वो अगर आपकी टर्मिनल वोल्टेज है, तो इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि बैटरी के अंदर के लॉस को कंसीडर नहीं करना, बैटरी के लॉस को कंसीडर न करो। ठीक, और यहाँ करो, यानी कि टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया वो सारा जोड़ लोगे बैटरी के अंदर बाहर सब, तो वो ईएमएफ पर यूनिट चार्ज है ना।
और बाहर के सर्किट को कितना मिला पर यूनिट चार्ज वो देखोगे बैटरी को हटा के, तो वो टीवी। तो आपको जनरली इस बात का अंदाजा रहेगा कि टीवी जनरली बड़ा ही होता है। डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ। तो मैं कुछ छोटी सी बातें आपको यहां पर डिस्कस करता हूं, देखो ध्यान से। ईएमएफ जो होता है ना, ये केमिकल रिएक्शन से आ रहा है, तो ये केमिकल ओरिजिन का आदमी है। और जो टर्मिनल वोल्टेज है वो चार्ज एक्यूमुलेशन से आता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन का है। ठीक है मेरी बात? हाँ सर। दूसरी बात, फॉर अ ड्राइविंग सेल ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। ये भी ठीक है, अच्छी बात है। ड्राइविंग सेल का मतलब जो सेल करंट फ्लो करा रहा है वो। अच्छा, इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर बैटरी चार्ज हो रही है, घर की बैटरी चार्ज होती है ना, तो जिस वक्त चार्ज हो रही है उस केस में टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है ईएमएफ से। अच्छा, चार्जिंग के केस में, ये अपने कोर्स में नहीं ध्यान रखना चार्जिंग वाली बात, लेकिन फिर भी जान लो कि ईएमएफ बड़ा होता है जब सेल करंट फ्लो कराता है, और जब सेल चार्ज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलें आगे देखें, चर्चा करते हैं न्यूमेरिकल्स की। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग इसमें जान लेते हैं। सबसे पहली बात क्या, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों सेल की प्रॉपर्टी है, आर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ओनली। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, सर्किट कैसा बनाया है, कितना सीरीज कितना पैरेलल है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ना सिर्फ इस सेल की प्रॉपर्टीज को इस तरह सोचना चाहिए कि दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सर्किट से इंडिपेंडेंट है। अच्छा लगा सुन के, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि V की बातें करें, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करते हैं। तो अगर टीवी एक्सटर्नल सर्किट पे डिपेंड करता है तो जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बदलेगा तो V बदल जाएगा और ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज का रिलेशन निकालते हैं और रिलेशन के बाद ही न्यूमेरिकल लग पाते हैं। तुमने कहा बात तो सर सही बोली आपने, तभी बात बनेगी। चलो एक काम करो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बना लो, यहाँ पर एक बैटरी बना लो। अब बैटरी में लिखकर मिलेगा 15 वोल्ट 2 ओम, यानी कि ये ईएमएफ मिलेगा और इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो मैं कहता हूँ इस सर्किट को ऐसे मत बनाओ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐसे रहने दो, बैटरी को अपनी तरह बनाओ जैसे बनाया था। इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर है और उसे तुम बैटरी के बाहर बना दो। सर ऐसा क्यों किया? अरे कोई परेशानी नहीं, तुमने बैटरी के बाहर बना दिया ना, ये पूरा मिला के बैटरी है, यानी कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मिलाकर बैटरी है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ नहीं, तो हम इसको बैटरी कह देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का हिस्सा, बस बनाना बाहर। तो लॉजिकली यहाँ से क्या आ रहा होगा? आई। यहाँ क्या हो रहा होगा? आई। और यहाँ भी जा रहा होगा आई। ऐसा सर्किट बनाने से तुम्हें ये साफ दिखाई दे रहा है कि बड़का आर और छुटका आर आपस में सीरीज में हो गए। तो करंट का फॉर्मूला हुआ टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यानी ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई का फॉर्मूला क्या बना? आई ऑफ आर प्लस आई ऑफ स्मॉल आर। ये आई आर, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो है। हाँ सर है। तो ईएमएफ इक्वल टू वी प्लस आई आर। और बाहर के सर्किट को जो मिल रहा है, ध्यान सुनना, बाहर के सर्किट को जो मिल रहा है वही तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बना, E इक्वल टू वी प्लस आई आर बन गया साहब, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल सा है। तो याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ
मैं इसको इस तरह लिखना चाहता हूँ कि आई आर इक्वल टू ई माइनस वी। तो मैं आर को लिखना चाहता हूँ ई माइनस वी 1/i। अगर मैं सच में v को टर्मिनल वोल्टेज मान रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर जगह से आप देखें कि टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला तो I इंटू आर आएगा। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V/R, यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ E माइनस वी 1/ टर्मिनल वोल्टेज अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो जैसे ही साहब ऊपर पहुँचे तो इंटरनल का फॉर्मूला आया E माइनस वी, ऊपर पहुँचा R, नीचे है V। अब V को अंदर भेज दो, E के नीचे BV और V के नीचे BV और बाहर R पहले सही है। तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या बनेगा, E/V माइनस 1 इंटू आर। ये बन गया आपका फॉर्मूला R का। बात चमकी है? जी हाँ सर, बिल्कुल चमकी, क्यों नहीं चमकेगी। तो यू हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज जो आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। पहला क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। पहला है E इक्वल टू V प्लस आई आर, ये। दूसरा क्या है, I इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, आपको इन्हीं से सब करना है। और तीसरा क्या है, R इक्वल टू E अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। ये 3 फार्मूलाज आपके लिए ऐसे हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि अगर ये आते होंगे तभी बात बनेगी। ये नहीं आते होंगे तो आपकी बात नहीं बनेगी किसी कीमत पर। याद होने चाहिए। तो इनको आप इस तरह लिख लें कि ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। सिंपल सी प्रैक्टिस की बात है बेटा, होना ही होना चाहिए, अदरवाइज बात कैसे बनेगी। नहीं बनेगी तो फिर बनानी पड़ेगी यार। चलो, अब जो हम लोगों ने हेडिंग बनाई थी यहाँ पर कि अब चर्चा किसकी बेटा, न्यूमेरिकल्स की। तो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आर न्यूमेरिकल सेक्शन कि हम ईएमएफ वाले जो सवाल हैं और सर्किट हैं वो लगा पाएँ। तो 2 तरह की प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगी। एक प्योर वर्ड प्रॉब्लम्स जो सिर्फ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज से डील करेंगी, और एक प्रॉब्लम आएंगी सर्किट वाली। जैसे सर्किट हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरह से सर्किट सॉल्व होगा, बस होगा क्या कि सर्किट की कहानी थोड़ी सी बदलेगी। इस बार वो बैटरी टर्मिनल वोल्टेज के साथ नहीं ईएमएफ के साथ मिलेगी। तो 2 प्रकार के इसमें बेटा सवाल आने वाले हैं, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ग्राफ पढ़ेंगे, है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की कहानी को।